हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम अमालगमेशन चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ टू कंपनीज, सागर लिमिटेड एंड सरिता लिमिटेड। हो सकता है आपके बुक में ये क्वेश्चन किसी अलग नंबर से होगा, या ये जो बैलेंस शीट आप देख रहे हैं ये वर्टिकल फॉर्म में बैलेंस शीट दी हुई है, आपके बुक में हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दी हुई होगी, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटीज और राइट हैंड साइड एसेट्स दिए होंगे। सो ये सागर लिमिटेड एंड सरिता लिमिटेड की बैलेंस शीट हमें दी हुई है। आफ्टर बैलेंस शीट में रीड कर रहा हूं, टू कंपनीज डिसाइडेड टू अमालगमेट ऑन 1 अप्रैल 2017। ये ईयर भी अलग हो सकता है, डजंट मैटर, ईयर कोई मैटर नहीं करता, हमें अमालगमेशन करना है। एंड अ न्यू कंपनी कॉल्ड संगम लिमिटेड वॉज फॉर्म्ड। सो सागर लिमिटेड एंड सरिता लिमिटेड दोनों कंपनी का अमालगमेशन हो रहा है और अमालगमेशन होकर एक न्यू कंपनी बन रही है संगम लिमिटेड। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, अमालगमेशन में क्या होता है, टू कंपनीज मिलकर एक न्यू कंपनी बन जाती है। जैसे अभी रिसेंटली हुआ है वोडाफोन एंड आइडिया। वोडाफोन एंड आइडिया दोनों का अमालगमेशन होकर न्यू कंपनी बनाई है वोडाफोन आइडिया। सो जो न्यू कंपनी है विथ एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 30 lakhs इन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 30 lakhs रुपीज ऑथोराइज्ड कैपिटल है और 10 रुपीज का शेयर है। न्यू कंपनी took over all assets and liabilities of Sagar Limited and Sarita Limited at their book values, and the following terms for purchase of business were agreed upon। अब ये जो न्यू कंपनी है संगम लिमिटेड, वो सागर और सरिता लिमिटेड के सारे एसेट्स बुक वैल्यू पर लेने के लिए एग्री करते हैं। सो इतना करने के बाद टर्म्स कंडीशंस दिए हुए होंगे, बट हम लास्ट लाइन में रीड करेंगे, लास्ट लाइन रीड करेंगे कि हमें करना क्या है इस सम में। सो यू आर रिक्वायर्ड टू राइट जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी। जो न्यू कंपनी है संगम लिमिटेड, उसके बुक्स में हमें जर्नल एंट्री करनी है। एंड प्रिपेयर इट्स इनिशियल बैलेंस शीट, और उसका बैलेंस शीट बनाना है। ऑल्सो प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ सरिता लिमिटेड, और सरिता लिमिटेड के बुक्स में मीन्स जो सेलर कंपनी है सरिता लिमिटेड, उसके बुक्स में नेसेसरी अकाउंट्स बनाने हैं। सो नाउ सबसे पहले जैसे हमने लास्ट सम में किया था, हमें लास्ट सम में सागर लिमिटेड और सरिता लिमिटेड दोनों के नेट एसेट्स कैलकुलेट करने हैं। सो आइए पहले दोनों का नेट एसेट्स कैलकुलेट कर लेते हैं और पीसी कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ पहले सागर लिमिटेड के एसेट्स देखेंगे। सो सागर लिमिटेड के एसेट्स में फर्स्ट दिया हुआ है मशीनरी 1,20,000, बिल्डिंग 2,15,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो फिक्टिशियस एसेट्स है, वो एसेट्स में यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर हम रियल एसेट्स लिखेंगे। स्टॉक 1,50,000, डेटर्स 95,000। सो टोटल एसेट्स हो गए 5,80,000। नाउ लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज में देखेंगे, सबसे पहले डिबेंचर्स दिए हुए हैं। डिबेंचर्स का वैल्यू 84,000 कैसे आया वो मैं आपको बता रहा हूँ। डिबेंचर्स के बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,20,000 एंड बिल्स पेबल 30,000। अब डिबेंचर्स की वैल्यू बुक में 70,000 दिया हुआ है और हमने 84,000 लिखा है, तो वो देखिए कैसे हुआ। सागर लिमिटेड में सेकेंड नंबर एडजस्टमेंट देखिए, सेकेंड एडजस्टमेंट दिया हुआ है, द डिबेंचर होल्डर्स of Sagar Limited were to be allotted
such numbers in the new company bearing interest at 5% as would bring them the same amount of interest। अब इस लाइन का पहले मैं मतलब समझाऊंगा आपको। जो न्यू कंपनी है वो सागर लिमिटेड के डिबेंचर्स होल्डर्स को डिबेंचर्स ही देगी, लेकिन वो जो डिबेंचर्स होंगे वो 5% इंटरेस्ट पर होंगे। अब पहले के डिबेंचर्स कितने परसेंट इंटरेस्ट पर थे? 6%। अब जो न्यू डिबेंचर्स देने हैं वो 5% पर देने हैं। बट कंडीशन ये है कि डिबेंचर होल्डर्स को सेम इंटरेस्ट मिलना चाहिए। डिबेंचर होल्डर्स को सेम इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अब सेम इंटरेस्ट में यहाँ पर ये वर्किंग नोट किया हुआ है, 6% डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट कितना होगा? सो इंटरेस्ट होगा I = PRN/100। 70,000 का 6% होता है 4200। अब जो ओल्ड डिबेंचर्स थे उन्हें 4200 रुपीज़ इंटरेस्ट मिलता था। अब हमें न्यू डिबेंचर्स देने हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि न्यू डिबेंचर्स का रेट 5% होगा और डिबेंचर होल्डर्स को 4200 इंटरेस्ट मिले, तो उस कंडीशन में हमें उसे कितने डिबेंचर्स देने होंगे। सो अगर 4200 इंटरेस्ट चाहिए और 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया है तो प्रिंसिपल अमाउंट 84,000 होना चाहिए। अब आप इसे प्रूव करके देखिए कि ये करेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। पहले वाले डिबेंचर्स थे 70,000 के, 70,000 का 6% करके देखिए तो हो रहा है 4200। और अभी के डिबेंचर्स हैं 84,000 और 84,000 का 5% करके देखिए। सो 84,000 इंटू 5%, तो देखिए ये भी 4200 हो रहे हैं। कहने का मतलब है कि ओल्ड डिबेंचर्स 70,000 के थे बट उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% था, तो उन्हें 4200 इंटरेस्ट मिलता था। अभी के डिबेंचर होल्डर्स को 5% इंटरेस्ट देगी, मीन्स जो न्यू कंपनी है वो डिबेंचर होल्डर्स को 5% इंटरेस्ट देंगे, तो उसके लिए 84,000 रुपीज़ डिबेंचर्स देने पड़ेंगे जैसे सेम इंटरेस्ट मिले दोनों को। सो यहाँ पर 6% डिबेंचर्स 84,000 वैल्यू आ गई, ये यहाँ से वैल्यू आई है। सो असेट्स में से लाइबिलिटीज़ माइनस करेंगे तो हमें नेट असेट्स मिल जाएंगे जो हैं 3,36,000। ये है नेट असेट्स। अब पेमेंट, ये हमने नेट असेट्स कैलकुलेट कर लिए। अब पेमेंट, सो पेमेंट में सागर लिमिटेड का जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है वो देखिए क्या दिया हुआ है पेमेंट में। The consideration was 3 shares of 10 each fully paid up in the new company in exchange for every 5 shares in Sagar Limited। सागर लिमिटेड के 5 शेयर्स को न्यू कंपनी 3 शेयर्स दे रही है। सो आइए सागर लिमिटेड के शेयर्स देखें कितने हैं, तो ये रहे 50,000 इक्विटी शेयर्स। कितने हैं? 50,000। नाउ पेमेंट में 5 शेयर्स के सामने 3 शेयर्स दे रहे हैं, सो 50,000 शेयर्स के सामने कितने शेयर्स होंगे? 5 to 3, सो 50,000 टू हाउ मच? तो आंसर होगा 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। दैट मीन 3 लाख रुपीज़ का पेमेंट होगा इक्विटी शेयर से। 3 लाख का पेमेंट होगा इक्विटी शेयर कैपिटल। न्यू कंपनी ओल्ड कंपनी को इक्विटी शेयर्स दे रही है और थर्ड एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है ₹2,000 टू बी पेड इन कैश। 2,000 रुपीज़ कैश पे कर रही है। सो कैश 2,000, सो टोटल पेमेंट हुआ 3,02,000। सो न्यू कंपनी जो है वो उसका नेम है संगम लिमिटेड। संगम लिमिटेड सागर लिमिटेड के सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ले लिए और उसके सामने पेमेंट दिया है 3 लाख के इक्विटी शेयर्स एंड 2,000 रुपीज़ कैश।
टोटल 3,02,000 रुपीज़ का पेमेंट किया है। अब मैंने आपको जो लास्ट सम करवाया था उसमें भी बताया था, इफ परचेज कंसिडरेशन मीन्स पेमेंट इज ग्रेटर देन NA दैट मीन्स गुडविल, एंड इफ NA that means net assets are greater than purchase consideration that means capital reserve। तो यहाँ पर net assets हैं 3,36,000 और पेमेंट हुआ है 3,02,000 का। 3,36,000 एंड 3,02,000 ये है PC purchase consideration। So NA is greater than PC, so net assets are greater than purchase consideration, तो कैपिटल रिजर्व है। सो कैपिटल रिजर्व नेट एसेट्स परचेज कंसिडरेशन से ज़्यादा हैं, कैपिटल रिजर्व होगा 3,36,000 में से 3,02,000 माइनस करेंगे, सो आंसर आ जाएगा 34,000 रुपीज़ कैपिटल रिजर्व। अगर मीनिंग समझनी है आपको तो न्यू कंपनी जो संगम लिमिटेड है उसने सागर लिमिटेड का पूरा बिजनेस परचेज कर लिया। पूरे बिजनेस की वैल्यू 3,36,000 है, लेकिन न्यू कंपनी ने जो पेमेंट दिया है वो पेमेंट 3,02,000 है, मीन्स कम पैसा दिया है। सो उस कंडीशन में कैपिटल रिजर्व हो जाएगा न्यू कंपनी के लिए। अब जैसे हमने सागर लिमिटेड के लिए किया वही सेम हमें सरिता लिमिटेड के लिए करना है। सरिता लिमिटेड के लिए नेट एसेट्स एंड पेमेंट कैलकुलेट करेंगे। सो आइए सरिता लिमिटेड की बैलेंस शीट देख लेते हैं। सरिता लिमिटेड के एसेट्स में हैं मशीनरी 3,50,000, बिल्डिंग्स 4,50,000, फर्नीचर 1 लाख रुपीज़, स्टॉक 6,82,000, डेटर्स 3,50,000 एंड कैश एंड बैंक बैलेंस 1,46,000। अब न्यू कंपनी सरिता लिमिटेड ने संगम लिमिटेड ने ओल्ड कंपनी सरिता लिमिटेड के सारे एसेट्स ले लिए। एसेट्स का वैल्यू है 20,78,000 माइनस करेंगे लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ में 7% डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स का वैल्यू 350 है, यहाँ 490 है, कैसे आया वो देखते हैं। क्रेडिटर्स 60,000, बिल्स पेबल 6,000। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये वैल्यू 4,90,000 कैसे आ गई। सो सेम ये जो वर्किंग नोट किया है यही वर्किंग नोट मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। यही मैं वर्किंग नोट यहाँ पर कर रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए आपको। अब देखिए जो सरिता लिमिटेड के डिबेंचर्स हैं उन डिबेंचर्स को सरिता लिमिटेड कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं पहले तो हमें वो देखना पड़ेगा। तो ये रहे 7% डिबेंचर्स 3,50,000 के। सो अब इंटरेस्ट हो रहा है 7% डिबेंचर्स। सो 7% डिबेंचर्स हैं सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे I इक्वल्स टू PRN अपॉन 100। सो डिबेंचर्स हैं 3,50,000 के। 3,50,000 को 7% फॉर 1 ईयर, तो हम इंटरेस्ट देखेंगे कि इंटरेस्ट कितना आ रहा है। 3,50,000 का 7%, सो आंसर इज 24,500। अब 24,500 का इंटरेस्ट मिले, ठीक है, ध्यान से समझना मेरी वर्डिंग्स को। 24,500 का इंटरेस्ट मिले और न्यू कंपनी ने क्या किया है। सो न्यू कंपनी ने देखिए क्या क्या किया है यहाँ पर। सेकंड एडजस्टमेंट, सरिता कंपनी लिमिटेड में सेकंड एडजस्टमेंट। द डिबेंचर होल्डर्स ऑफ सरिता लिमिटेड were to be allotted such number in the new company bearing interest at 5%
एज वुड ब्रिंग देम द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। न्यू कंपनी 5% वाले डिबेंचर्स देगी, 5% जिन पर इंटरेस्ट मिले, लेकिन इंटरेस्ट अमाउंट चेंज नहीं होना चाहिए, सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिले। सो आई इक्वल्स टू PRN अपॉन 100। अगर डिबेंचर होल्डर्स को 24,500 इंटरेस्ट चाहिए तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना देना पड़ेगा अगर हम 5% पर ईयर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो। सो यहाँ पर 24,500 ये 100 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये जो 5 है ये डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा 24,500 इंटू 100 डिवाइड बाय 5, 4,90,000। अब पॉइंट को सिंपल वर्ड्स में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये 4,90,000 यहाँ पर आ गए। ओल्ड कंपनी 3,50,000 के डिबेंचर होल्डर्स थे, 7% इंटरेस्ट देती थी, डिबेंचर होल्डर्स को 24,500 इंटरेस्ट मिलता था। न्यू कंपनी 4,90,000 डिबेंचर होल्डर्स को देगी, लेकिन इंटरेस्ट रेट 5% कर दिया। 4,90,000 पर 5% इंटरेस्ट देंगे तो भी डिबेंचर होल्डर्स को 24,500 रुपीज़ ही मिलने वाले हैं। इसका मतलब है डिबेंचर होल्डर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो ओल्ड कंपनी के पास थे 350 7%, न्यू कंपनी के पास हैं 490 5%, लेकिन दोनों में इंटरेस्ट तो सेम मिल रहा है। सो डिबेंचर्स 4,90,000 माइनस करेंगे, सो आंसर आ गया 15,22,000 और ये हो गया नेट एसेट्स 15,22,000। अब नेट एसेट्स 15,22,000 है तो न्यू कंपनी ने पेमेंट में क्या दिया है वो देख लेते हैं। न्यू कंपनी पेमेंट में क्या दे रही है। द कंसिडरेशन वॉज 6 shares of ₹10 each fully paid in the new company in exchange for every 5 shares in Sarita Limited। सरिता लिमिटेड के 5 शेयर्स के सामने 6 शेयर्स का पेमेंट करना है। सो नाउ 5 शेयर्स के सामने 5 शेयर्स ऑफ सरिता लिमिटेड के सामने न्यू कंपनी के 6 शेयर्स दे सकते हैं। ठीक है, दे रही है परचेज कंसिडरेशन में। सो 1,50,000 शेयर्स के सामने कितने शेयर्स हो जाएंगे। सो न्यू कंपनी ने क्या किया है, ओल्ड कंपनीज के 5 शेयर्स के सामने 6 शेयर्स दिए हैं। सो 1,50,000 शेयर्स के सामने कितने शेयर्स होंगे। सो 1,80,000 इक्विटी शेयर्स हो जाएंगे, 5 के सामने 6 तो 1,50,000 के सामने 1,80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, दैट मीन्स 18 लाख रुपीज़ के इक्विटी शेयर्स दिए हैं। एंड थर्ड एडजस्टमेंट में दिया हुआ है ₹6 इन कैश फॉर एवरी 5 शेयर्स इन सरिता लिमिटेड। 6 रुपीज़ कैश दिया है। ठीक है, 6 रुपीज़ ऑन 5 शेयर्स। सो 5 शेयर्स के सामने 6 रुपीज़ दिए हैं। सो 1,50,000 शेयर्स के सामने कितने होंगे। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1,80,000। फाइनली जो पेमेंट हुआ है वो हुआ है 19,80,000 का। सरिता लिमिटेड का जो पीसी है वो है 19,80,000। सो संगम लिमिटेड जो न्यू कंपनी है वो सरिता लिमिटेड के सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ ले रही है और सामने पेमेंट दे रही है। अब यहाँ पर देखिए परचेज कंसीडरेशन का वैल्यू ज़्यादा है NA से। सो परचेज कंसीडरेशन इज़ ग्रेटर देन NA। सो अगर परचेज कंसीडरेशन इज़ ग्रेटर देन NA हो तो क्या होगा, ये देखिए, इफ़ परचेज कंसीडरेशन इज़ ग्रेटर देन NA दैट मीन्स गुडविल होगा। सो यहाँ पर गुडविल करेंगे। सो गुडविल का वैल्यू कैसे होगा वो देखिए। नेट एसेट्स 15,22,000
माइनस 19,80,000, सो 4,58,000 रुपीज़ गुडविल हो जाएगा। सो गुडविल इज 4,58,000 रुपीज़। सो जब भी आपको ये पॉइंट याद रखने हर एक सम में, PC is greater than NA, then goodwill, and if NA is greater than PC, that means capital reserve। यहाँ पर देखिए संगम लिमिटेड जो न्यू कंपनी है वो सागर लिमिटेड का बिजनेस 3,36,000 का है, लेकिन पेमेंट दिया है 3,02,000, कम पेमेंट दिया है। बट सरिता लिमिटेड का जो बिजनेस है उस बिजनेस की वैल्यू है 15,22,000 और उसके सामने पेमेंट दिया है 19,80,000 का। मीन्स बिजनेस की वैल्यू के सामने ज़्यादा पेमेंट दिया है, तो क्या दिया हुआ होगा? गुडविल दिया हुआ होगा। सो यहाँ पर ये हमारे वर्किंग नोट्स पूरे हुए। अब हमें करना क्या है क्वेश्चन में वो देख लेते हैं। ये हमारे एडजस्टमेंट्स तो पूरे हो गए। सरिता लिमिटेड के थर्ड एडजस्टमेंट के नीचे एक लाइन दी हुई है, कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ सागर लिमिटेड एंड Sagar Limited rupees 200 and 1200 for Sarita Limited are to be paid by new company। अब लिक्विडेशन एक्सपेंस क्या होते हैं? तो लिक्विडेशन एक्सपेंस होते हैं कि जो ओल्ड कंपनीज हैं उन्हें क्लोज करने का जो प्रोसीजर होता है उसे कहते हैं लिक्विडेशन एक्सपेंस। अब वो लिक्विडेशन एक्सपेंस ओल्ड कंपनी को करना चाहिए, सागर को अपना करना चाहिए, सरिता को अपना करना चाहिए। लेकिन ओल्ड कंपनीज के लिक्विडेशन प्रोसेस भी जो एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं वो न्यू कंपनी पे कर रही है। सो इसे कहते हैं गुडविल, इसे कंसीडर करेंगे गुडविल। न्यू कंपनी क्यों ओल्ड कंपनी के एक्सपेंडिचर्स पे कर रही है? नहीं करनी चाहिए, बट अगर कंडीशन में दिया हुआ है तो न्यू कंपनी के बुक्स में हम ये कंसीडर करेंगे कि न्यू कंपनी ने 200 एंड 1200 गुडविल पे किया है। न्यू कंपनी ने 200 एंड 1200 गुडविल पे किया है अगर न्यू कंपनी ओल्ड कंपनी के लिक्विडेशन एक्सपेंस पे कर रही है तो। देन लास्ट में दिया हुआ है संगम लिमिटेड इश्यूड द रिमेनिंग शेयर्स टू द पब्लिक एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1 पर शेयर विच वर फुल्ली पेड। संगम लिमिटेड का जो ऑथोराइज्ड कैपिटल था उसमें जो रिमेनिंग शेयर्स हैं वो पब्लिक में इश्यू कर दिए हैं। सो आइए नाउ जर्नल एंट्रीज करते हैं इन द बुक्स ऑफ संगम लिमिटेड। संगम लिमिटेड के बुक्स में हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। फर्स्ट एंट्री, संगम लिमिटेड के बुक्स में जर्नल एंट्री करने के लिए संगम लिमिटेड न्यू कंपनी जो है वो ओल्ड कंपनीज के पहले एसेट्स लेंगे। सो पहले सागर लिमिटेड के, अब सागर लिमिटेड के एसेट्स ले रहे हैं। एंट्री है एसेट्स अकाउंट डेबिट 5,80,000। यहाँ पर मैंने लिखा है एसेट्स अकाउंट डेबिट। आप सारे एसेट्स अलग अलग करके लिखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। मशीन अकाउंट डेबिट 120, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 215, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट। सो एसेट्स की जगह आप चारों एसेट्स अलग अलग दिखा दोगे। टू लाइबिलिटीज़, तो लाइबिलिटीज़ में लिखोगे टू डिबेंचर्स, टू बैंक ओवरड्राफ्ट, टू क्रेडिटर्स, टू बिल्स पेएबल 2,44,000 लाइबिलिटीज़। टू कैपिटल रिजर्व 34,000 रुपीज़ कैपिटल रिजर्व है। एंड डिफरेंस अमाउंट आप देखोगे तो वो आ जाएगा 3,02,000 लिक्विडेटर ऑफ सागर लिमिटेड। ये आपका यहाँ पर टैली हो जाएगा इसके साथ 3,02,000 लिक्विडेटर ऑफ सागर। अब इतना करने के बाद ये है कि संगम लिमिटेड ने सागर लिमिटेड के सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ले लिए। नाउ संगम लिमिटेड ने सागर के सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ले लिए। अब न्यू कंपनी संगम लिमिटेड सागर लिमिटेड को पेमेंट करेगी। सो लिक्विडेटर ऑफ सागर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, अब पेमेंट में क्या क्या दिया है? तो पेमेंट में इक्विटी शेयर्स दिए हैं और कैश दिया है, ये दोनों पेमेंट्स किए हैं। सो
सो ट्रू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 lakhs एंड ट्रू कैश 2000। सो ये जो फर्स्ट और सेकंड एंट्री की ये हमने किया कि संगम लिमिटेड सागर के एसेट्स ले रहे हैं, लाइबिलिटीज़ ले रहे हैं, और सेकंड एंट्री में संगम लिमिटेड ने सागर लिमिटेड को पेमेंट दे दिया। अब ऐसी ही दोनों एंट्रीज सरिता लिमिटेड के लिए करेंगे, ऐसी ही दोनों एंट्रीज सरिता लिमिटेड के लिए करेंगे। लेकिन वो दोनों एंट्रीज करने से पहले एक बार हम डिबेंचर होल्डर्स को एक्सचेंज कर देंगे। एक्सचेंज कैसे करेंगे? हमने लिए 6% डिबेंचर्स 6% और उसके सामने इश्यू किए 5%। सो 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर्स अकाउंट 84,000। 6% डिबेंचर होल्डर्स को 5% डिबेंचर्स दिए, सो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। 6% डिबेंचर होल्डर्स को 5% डिबेंचर्स दे दिए। अब आ जाइए सरिता लिमिटेड के। तो मैंने यहाँ लिखा है एसेट्स अकाउंट डेबिट 20,78,000। आप हर एक एसेट्स अलग अलग लिख देना। मशीन अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट एंड बैंक अकाउंट डेबिट। हर एक एसेट्स को अलग अलग लिखना। एसेट्स अकाउंट डेबिट 20,78,000। देन गुडविल है, गुडविल भी तो एक एसेट्स है। सो गुडविल अकाउंट डेबिट 4,58,000। सो गुडविल अकाउंट डेबिट 4,58,000। टू लाइबिलिटीज अकाउंट 5,56,000, जिसमें हम अलग अलग दिखाएंगे तो बेटर होगा। टू 7% डिबेंचर्स, टू क्रेडिटर्स, टू बिल्स पेएबल 5 lakh, टोटल 56,000। एंड द डिफरेंस अमाउंट टू लिक्विडेटर ऑफ सरिता लिमिटेड 19,80,000, जो आपका यहाँ पर पीसी के साथ टैली हो जाएगा। सो फाइनली ये जो एंट्री हमने की ये इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी संगम लिमिटेड के बुक्स में एसेट्स लिए, लाइबिलिटीज ली और लिक्विडेटर को क्रेडिट किया। अब संगम लिमिटेड सरिता लिमिटेड को पेमेंट करेंगे तो एंट्री होगी लिक्विडेटर ऑफ सरिता लिमिटेड अकाउंट डेबिट 19,80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू कैश। पेमेंट में देखिए 18 lakhs के इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है और 1,80,000 के कैश पेमेंट की है। सो 19,80,000 का पेमेंट किया है। सो लिक्विडेटर ऑफ सरिता लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू कैश। सो ये एंट्री की संगम लिमिटेड ने सरिता लिमिटेड से एसेट्स एंड लाइबिलिटीज लिए। फर्स्ट उसकी एंट्री, सेकंड उसको पेमेंट किया। नाउ सरिता लिमिटेड के जो डिबेंचर्स हैं वो 7% डिबेंचर्स थे, उसके सामने 5% डिबेंचर्स इश्यू किए हैं। सो 4,90,000 की एंट्री करेंगे। 7% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर्स अकाउंट। 7% डिबेंचर होल्डर से डिबेंचर्स वापस ले लिए और 5% डिबेंचर्स इश्यू कर दिए। सो ये थी एंट्री नंबर 6, डिबेंचर्स का परसेंटेज चेंज कर दिया। उसके बाद न्यू कंपनी ने अगर ओल्ड कंपनी के डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड किए हैं या लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड किए हैं तो न्यू कंपनी उसे गुडविल कंसीडर करेगी। तो एंट्री करेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,400 रुपीज़, लिक्विडेशन एक्सपेंस ऑफ ओल्ड कंपनीज 200 and 1,200। नेक्स्ट एंट्री होती है कि न्यू कंपनी जो संगम लिमिटेड है उसने अपने कुछ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पेड किए हैं तो वो यहाँ पर लिखेंगे। ये सब में नहीं दिए हुए हैं, इसलिए सिर्फ मैंने एंट्री आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ जर्नल एंट्री दिखाई है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फाइनली न्यू कंपनी अपने रिमेनिंग शेयर्स मार्केट में इश्यू कर रही है। सो रिमेनिंग शेयर्स में कितने शेयर्स होंगे? सो जो न्यू कंपनी है संगम लिमिटेड उसके ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल थे 3 lakhs इक्विटी शेयर्स। 3 lakhs इक्विटी शेयर्स जिसमें से 30,000 शेयर्स इन्होंने दे दिए
सागर लिमिटेड को एंड 1,80,000 शेयर्स दे दिए सरिता लिमिटेड को। सो 3 लाख में से 30 दिए सागर को और 180 दिए सरिता को। सो बचे कितने? 90,000 शेयर्स। ये 90,000 शेयर्स मार्केट में इश्यू किए हैं 1 रुपीज़ प्रीमियम के साथ। सो 90,000 शेयर्स, 10 रुपीज़ का शेयर, 1 रुपीज़ प्रीमियम, दैट मीन्स 11 रुपीज़ में इश्यू किए हैं। सो 90,000 इंटू 11, 9,90,000 बैंक अकाउंट डेबिट 9,90,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 9 lakhs टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 90,000. So bank account debit 9,90,000 to equity share capital 9 lakhs to security premium 90,000. Security premium 90,000 rupees per share 1 rupees and equity share capital 90,000 per share 10 rupees. So 9,90,000 रुपीज़ में ये शेयर्स इश्यू करती है। अब रूल है कि कैपिटल रिजर्व और गुडविल दोनों में से हम बुक्स में एक ही अमाउंट लिख सकते हैं, दोनों अमाउंट नहीं लिख सकते। यूँ समझ लो कि एक ही बैलेंस शीट में एसेट साइड गुडविल और लाइबिलिटी साइड कैपिटल रिजर्व नहीं आ सकते, दोनों में से कोई एक अमाउंट लिखना होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सो या तो गुडविल होगी या बैलेंस शीट में कैपिटल रिजर्व होगा। अब दोनों में से कौन सा अमाउंट लिखेंगे? जो हायर वैल्यू का होगा। सो गुडविल है 4,58,000 एंड कैपिटल रिजर्व है 34,000, तो कैपिटल रिजर्व को हमें राइट ऑफ करना होगा। अब जो रिजर्व्स होते हैं उनका क्रेडिट बैलेंस होता है और क्रेडिट बैलेंस को राइट ऑफ करने के लिए डेबिट किया जाएगा। सो कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट 34,000 टू गुडविल अकाउंट 34,000। सो कैपिटल रिजर्व क्रेडिट होता है, उसे राइट ऑफ करने के लिए डेबिट किया, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट 34,000 टू गुडविल अकाउंट 34,000 रुपीज़। सो ये यहाँ पर राइट ऑफ हो जाएंगे। अब हम न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे, न्यू बैलेंस शीट ऑफ संगम लिमिटेड, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है इनिशियल बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट पहले मैं आपको हॉरिजॉन्टल बनाना सिखा रहा हूँ, टी शेप में बनाना सिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको वर्टिकल फॉर्म में भी बैलेंस शीट सिखाऊंगा। आपको एग्ज़ाम में करके वर्टिकल फॉर्म में आना है, वर्टिकल फॉर्म में ही आप जर्नल एंट्री बैलेंस शीट बनाकर आओगे। सो आइए पहले हम टी शेप देखते हैं। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज लिख दिए। सो सबसे पहले लाइबिलिटी साइड 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, दैट मीन्स 30 lakhs रुपीज़, ये है कैपिटल। देन रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, जिसमें सिक्योरिटी प्रीमियम 90,000। ये सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ से आया? ये जो शेयर्स इशू किए थे वहाँ से इन्हें प्रीमियम मिला था 90,000 का। सो सिक्योरिटी प्रीमियम 90,000। 5% डिबेंचर्स। अब 5% डिबेंचर्स कहाँ से आए? तो ये सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ जो हैं, जो इन्होंने सागर और सरिता से लिए हैं, वो अब संगम लिमिटेड की बैलेंस शीट में आएंगे। तो यहाँ पर देखिए डिबेंचर्स कितने दिए हैं। सो एक तो दिए हैं 84,000 के डिबेंचर्स, दूसरे दिए हैं 4,90,000 के डिबेंचर्स। मैं यहाँ पर पेंसिल से टिक कर रहा हूँ, जैसे आपको पता चले कि ये दोनों पॉइंट्स हमारे हो गए हैं। सो 4,90,000 प्लस 84,000, तो ये होंगे 5,74,000। सो 5,74,000 रुपीज़ के डिबेंचर्स हैं। सो संगम लिमिटेड के पास एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ कहाँ से आएंगे? तो इन्होंने सागर लिमिटेड का पूरा बिजनेस ले लिया, सरिता लिमिटेड का पूरा बिजनेस ले लिया, तो इनके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ वहाँ पर हम लिखेंगे। देन बाकी के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ देख लेते हैं। सो आइए क्रेडिटर्स देख लेते हैं। क्रेडिटर्स 120 के सागर के हैं और 60,000 सरिता के हैं। सो 120 प्लस 60 टोटल हो गए 1,80,000। सो क्रेडिटर्स 1,80,000।
बिल्स पेबल 30,000 रुपीज़ हैं सागर लिमिटेड के और 6,000 हैं सरिता के। सो 30 प्लस 6,000 36,000 बिल्स पेबल। अब हम देखें कि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हमने रिकॉर्ड की हैं पहले। तो लाइबिलिटीज़ में एक बैंक ओवरड्राफ्ट बचा है 10,000 का। अब 10,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट है तो बैंक ओवरड्राफ्ट या बैंक बैलेंस दोनों में से एक अमाउंट आता है बैलेंस शीट में। तो यहाँ पर इन्होंने न्यू शेयर्स इश्यू किए हैं। सो न्यू शेयर्स इश्यू करने की वजह से इनका बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो बैंक बैलेंस में कन्वर्ट हो गया है। बैंक ओवरड्राफ्ट जो है इनका वो है 10,000 रुपीज़ का और इस बैंक ओवरड्राफ्ट के सामने इन्होंने 9,90,000 रुपीज़ के न्यू शेयर्स इशू किए हैं। सो 9,90,000 के अगर न्यू शेयर्स इशू किए हैं तो ये पैसा इनके पास आया होगा और पैसा आया है तो ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है 10,000 का वो 9,90,000 के बैंक बैलेंस के सामने, अब बैंक बैलेंस हो गया इनका 990 और इनका ओवरड्राफ्ट है 10,000। तो बैलेंस शीट में यही होता है, या बैंक बैलेंस आता है या बैंक ओवरड्राफ्ट आता है, दोनों में से एक अमाउंट लिखते हैं। तो यहाँ पर बैंक बैलेंस ज़्यादा है इसलिए ओवरड्राफ्ट नहीं लिखेंगे। सो ये ओवरड्राफ्ट जो है वो बैलेंस के सामने राइट ऑफ कर देंगे। आइए अब हम एसेट्स लिख लेते हैं। तो एसेट्स देख लेते हैं कि एसेट्स कैसे लिखनी है हमें। सो सबसे पहले मशीन सागर लिमिटेड के थे 1,20,000, सरिता के थे 350। सो हम टोटल करेंगे 1,20,000 प्लस 3,50,000। सो टोटल हो गया 4,70,000। सो पहले मशीन्स हमने लिखी हैं, मशीन 4,70,000। अब मशीन के बाद नेक्स्ट एसेट्स दिया हुआ है बिल्डिंग्स 2,15,000 प्लस 4,50,000। सो दोनों का टोटल करेंगे बिल्डिंग्स का तो हो जाएगा 6,65,000। बिल्डिंग्स के बाद है फर्नीचर सिर्फ सरिता लिमिटेड का है। देखिए मैं पेंसिल से चेक करता जाता हूँ, मशीन्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए। नाउ फर्नीचर 1 लाख रुपीज़ का है सिर्फ सरिता लिमिटेड का। सो फर्नीचर 1 लाख सरिता लिमिटेड। नाउ नेक्स्ट इज स्टॉक 1,50,000 प्लस 6,82,000। सो 1,50,000 प्लस 6,82,000। सो टोटल हो जाएगा 8,32,000 रुपीज़ का स्टॉक। 8,32,000 रुपीज़ स्टॉक। देन डेटर्स हैं सागर लिमिटेड के 95,000, सरिता लिमिटेड के 3,50,000। सो 95,000 प्लस 3,50,000। सो टोटल डेटर्स हो गए 4,45,000। ये हैं डेटर्स। नाउ गुडविल, क्योंकि गुडविल भी एसेट्स है तो 4,58,000 में से 34,000 माइनस करेंगे क्योंकि गुडविल है 458, कैपिटल रिजर्व है 34,000। गुडविल एसेट साइड आती है, कैपिटल रिजर्व लाइबिलिटी साइड आते हैं। सो लाइबिलिटी साइड के कैपिटल रिजर्व अगर एसेट साइड आ जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। सो 4,58,000 में से माइनस करेंगे 34,000 रुपीज़। एंड दूसरा जो ये 1,200 रुपीज़ और 200 रुपीज़ लिक्विडेशन एक्सपेंस पे किया था वो हमने गुडविल में लिखा था, तो ये गुडविल में 1,400 प्लस हो जाएंगे। सो गुडविल हो जाएगा 4,58,000 रुपीज़ प्लस 1,400 माइनस 34,000। सो फाइनल अमाउंट इज 4,25,400। 4,25,400 रुपीज़ गुडविल हो जाएगी। अब एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में बैंक ओवरड्राफ्ट और बैंक बैलेंस था। अब इन दोनों में से कोई एक अमाउंट आना चाहिए। सो अब हम देखेंगे कि बैंक में
बैंक बैलेंस एंड ओवरड्राफ्ट दोनों में से कोई भी एक अमाउंट आएगा, लेकिन कौन सा अमाउंट आएगा? तो आइए उसके लिए हम कुछ वर्किंग्स कर लेते हैं। ध्यान से समझना इस वर्किंग्स को। बैंक बैलेंस कहाँ से मिला है? बैंक बैलेंस तो जो दोनों ओल्ड कंपनीज थी, सागर और सरिता लिमिटेड से हमें बैंक बैलेंस मिला 1,46,000 का, और सागर लिमिटेड से बैंक ओवरड्राफ्ट मिला 10,000 का। ठीक है, सो यहाँ पर बैंक और यहाँ पर ओवरड्राफ्ट। तो बैंक बैलेंस ऑफ सरिता, यह है सरिता का बैंक बैलेंस 1,46,000 का। इसमें से माइनस करेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ सागर का बैंक ओवरड्राफ्ट मिला हमें 10,000। सो एक सरिता ने बैलेंस दिया और दूसरे ने हमें ओवरड्राफ्ट दिया। सो 1,46,000 माइनस 10,000, सो फाइनली हमें 1,36,000 रुपीज़ इन दोनों कंपनी से मिले। उसके बाद न्यू इश्यू इक्विटी शेयर्स इश्यू किए 9,90,000 के। कहाँ पर? बैलेंस शीट हम करके आए हैं, ये रहे 9,90,000 के न्यू शेयर्स इश्यू किए, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया है। फिर न्यू कंपनी ने परचेज कंसीडरेशन में 2,000 रुपीज़ सागर को दिए हैं और परचेज कंसीडरेशन में 1,80,000 रुपीज़ सरिता को दिए हैं। सो माइनस पीसी ऑफ सागर को पीसी में 2,000 रुपीज़ दिए हैं एंड माइनस पीसी ऑफ सरिता को 1,80,000 रुपीज़ का पेमेंट किया है। ये दोनों को न्यू कंपनी ने दिए हैं एंड लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड किए हैं। लिक्विडेशन एक्सपेंस 200 सागर के और 1,200 सरिता के, सो 1,400 का पेमेंट किया है। अब 1,36,000 रुपीज़ हमें ओल्ड कंपनी से मिले, हमें मीन्स न्यू कंपनी सागर लिमिटेड की, संगम लिमिटेड की मैं बात कर रहा हूँ। संगम लिमिटेड जो न्यू कंपनी है उसे 1,36,000 ओल्ड कंपनी से मिले, 990 के न्यू शेयर्स इश्यू किए, 2,000 का पीसी दिया, 1,80,000 भी पीसी में दिए एंड माइनस 1,400 रुपीज़ लिक्विडेशन एक्सपेंस पे ऐड किया। सो आंसर आ गया 9,42,600 रुपीज़। ये बैलेंस आया है, तो ये बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे 9,42,600 रुपीज़। सो ये हो गया बैंक बैलेंस 9,42,600। एंड नाउ अब हम संगम लिमिटेड की बैलेंस शीट को टैली करेंगे तो 38,80,000 रुपीज़ बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, ये हमने फर्स्ट पॉइंट किया है सिर्फ अभी तक। इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी जर्नल एंट्रीज बनाई एंड बैलेंस शीट। सो बुक में देखिए आप, बुक में हमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था? यू आर रिक्वायर्ड टू राइट जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी एंड प्रिपेयर इट्स इनिशियल बैलेंस शीट। ये हमने जर्नल एंट्रीज भी बनाई और ये हमने इनिशियल बैलेंस शीट भी बना दी। अब हमें करना है नेक्स्ट, ऑल्सो प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ सरिता लिमिटेड। दैट मीन्स सरिता लिमिटेड का डिसोल्यूशन प्रोसीजर करके दिखाना है। बट सरिता लिमिटेड का डिसोल्यूशन प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो बैलेंस शीट जो मैंने आपको टी शेप में दिखाई, ये आपको टी शेप में नहीं बनानी है। ये बैलेंस शीट आपको वर्टिकल फॉर्म में बनानी है, एज पर कंपनीज एक्ट बनानी है। जो कंपनीज एक्ट में बैलेंस शीट कैसे बनती है, यहाँ पर हम जो टी शेप बनाते हैं या हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट होती है,
लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटीज़, राइट हैंड साइड एसेट्स होते हैं। यहाँ पर हम पहले लाइबिलिटीज़ लिखते हैं और उसके नीचे एसेट्स लिखते हैं। ये मेथड आप FY BCom में फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज में भी सीख कर आए हो और सेम फॉर्मेट ये आपने 12th में भी किया हुआ है। सो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो अलग से पेज है, यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ कि पहले हम लाइबिलिटीज़ लिखेंगे और उसके नीचे अगर जगह है तो हम कंटिन्यू एसेट्स लिखेंगे। सो आइए, सेम बैलेंस शीट हमें इस मेथड से बनानी है। सो मैं आपको बैलेंस शीट दिखा रहा हूँ। पहले हेडिंग दी है लाइबिलिटीज़, जिसमें हेड देंगे, मेन हेडिंग देंगे इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़। फर्स्ट पॉइंट इज शेयर होल्डर्स फंड्स, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल 30 lakhs, रिजर्व्स एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम 90,000। सेम मैंने जैसे यहाँ पर लिखा है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सेकेंड पॉइंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिबेंचर्स 5,74,000। करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स, जिसमें है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, टोटल 38,80,000। सो ये हमारा हो गया लाइबिलिटी साइड। अब अगर आपके नोटबुक में यहाँ पर जगह है तो आप यहाँ से ही एसेट्स कंटिन्यू करोगे। लाइबिलिटीज़ का टोटल करने के बाद यहाँ पर ही एसेट्स कंटिन्यू करोगे। मैंने एसेट्स नेक्स्ट पेज पर बनाई है। सो एसेट्स, यहाँ पर नोट नंबर अमाउंट बनाना होता है, नोट नंबर एंड अमाउंट। सो एसेट्स में सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स, जिसमें फर्स्ट फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में 2 टाइप्स होते हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स। सो मशीन, बिल्डिंग एंड फर्नीचर टेंजिबल एसेट्स में आते हैं, गुडविल इनटेंजिबल एसेट्स में आता है, और फाइनली ये हो गए हमारे नॉन करंट एसेट्स। देन करंट एसेट्स में स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड बैंक बैलेंस, ये हमने अमाउंट लिखे हैं सामने, एंड फाइनली हम टोटल करेंगे। सो आपको बैलेंस शीट ये नहीं बनानी है, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बनाई है, आपको वर्टिकल फॉर्म में बनानी है। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा आधा सम पूरा हुआ, हाफ सम हमने पूरा किया। अब बाकी हाफ करेंगे, जिसमें हमें इन द बुक्स ऑफ सरिता लिमिटेड के बुक्स में हमें डिसोल्यूशन प्रोसीजर करके दिखाना है। डिसोल्यूशन प्रोसीजर, दैट मीन्स आप क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा गया है। ऑल्सो प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ सरिता लिमिटेड। सरिता लिमिटेड के बुक्स में नेसेसरी अकाउंट्स बनाने हैं। सो सरिता लिमिटेड के बुक्स में हमें नेसेसरी अकाउंट्स बनाने के लिए कौन कौन से अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। सो सबसे पहले हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, देन इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट, एंड संगम लिमिटेड्स अकाउंट, संगम कंपनी का अकाउंट। अब सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, हम सरिता लिमिटेड के सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, ध्यान से सुनना मेरी वर्डिंग्स को, सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। ऐसा एक भी एसेट या लाइबिलिटी नहीं रहेगा जो यहाँ पर शिफ्ट नहीं होगा। सो आइए एक एक करके मैं आपको करवाता हूँ। सबसे पहले शेयर कैपिटल 15 lakhs। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ सरिता लिमिटेड हैं। सो इक्विटी शेयर कैपिटल 15 lakhs, फॉरफीचर शेयर्स 2000। नाउ जितने भी रिजर्व्स हैं, रिजर्व क्या होता है, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट होता है। प्रीवियस ईयर में इन्होंने जो पैसा कमाया है वो रिजर्व में रखा हुआ होता है। सो जितने भी रिजर्व्स हैं, अब सरिता लिमिटेड तो कंपनी बंद हो रही है, तो जितने भी रिजर्व्स हैं वो शेयर होल्डर्स ले जाएंगे। सो रिजर्व्स में है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 lakh, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड 60,000 एंड रिजर्व फंड 1 lakh। ये सारे के सारे रिजर्व्स हैं। उसके बाद दिया हुआ है 3,50,000 रुपीज़ लाइबिलिटीज़। नाउ जितनी भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ होती हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होती हैं।
यही सेम मेथड आप 12th स्टैंडर्ड में डिसोल्यूशन में सीख कर आए हो, जहाँ पर हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं और एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ लिखते हैं। एसेट्स को डेबिट साइड लिखा जाता है, लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट साइड लिखा जाता है। सो लाइबिलिटीज़ में हम देखेंगे 7% डिबेंचर्स 350। ये मैं ओल्ड बैलेंस शीट पूरी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ध्यान देना ओल्ड बैलेंस शीट के सारे नंबर्स ले रहा हूँ। सो यहाँ पर हमने ट्रांसफ़र किया 7% डिबेंचर्स 350, क्रेडिटर्स 60,000, बिल्स पेबल 6,000। सो टोटल हो गया 4,16,000। अब हम एसेट्स ट्रांसफ़र करेंगे। सो आइए एसेट्स देख लेते हैं। एसेट्स में है मशीन्स 350, बिल्डिंग्स 450, फर्नीचर 1 लाख, गुडविल 1 लाख, स्टॉक 682, डेटर्स 350 एंड कैश एंड बैंक बैलेंस 1,46,000। कैश एंड बैंक बैलेंस के लिए मैं आपको एक पॉइंट बताऊं, अगर कैश एंड बैंक बैलेंस सरिता लिमिटेड संगम लिमिटेड को दे रही है, मीन्स ओल्ड कंपनी न्यू कंपनी को दे रही है, तो हम रियलाइजेशन में लिखेंगे। और अगर ओल्ड कंपनी न्यू कंपनी को अपना कैश एंड बैंक बैलेंस नहीं दे रही है, तो हम उसे कैश एंड बैंक बैलेंस में ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। क्योंकि नहीं दे रहे हैं दैट मीन्स वो ओल्ड कंपनी के पास पड़ा है, और ओल्ड कंपनी के पास पड़ा है इसका मतलब ओल्ड कंपनी के बैलेंस में आ जाएगा। इससे पहले वाला जो हमने सम किया था उसमें ओल्ड कंपनी न्यू कंपनी को अपना कैश बैंक बैलेंस नहीं दे रही है, तो वहाँ पर हमने कैश अकाउंट ओपनिंग बैलेंस लिखा था। यहाँ पर सारे एसेट्स न्यू कंपनी ले रही है तो बैंक बैलेंस रियलाइजेशन अकाउंट में लिखेंगे। ना इतना करने के बाद ये देखिए, ये स्टेप्स याद रखना आप। फर्स्ट स्टेप है बैलेंस ट्रांसफ़र करना है। बैलेंस ट्रांसफ़र करना मीन्स बैलेंस शीट में से बैलेंसेस ट्रांसफ़र करना। देन आपको पीसी ड्यू करना है। पीसी ड्यू का मतलब है कि ये सारे के सारे एसेट्स जो हैं वो संगम लिमिटेड को दे दिए हैं। सरिता लिमिटेड ओल्ड कंपनी ने न्यू कंपनी संगम लिमिटेड को दे दिए हैं, तो उसके लिए जर्नल एंट्री होगी संगम लिमिटेड अकाउंट डेबिट 19,80,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट, और रियलाइजेशन में क्रेडिट करेंगे 19,80,000। सो ये हो गया पीसी ड्यू, संगम लिमिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमें करना है पीसी रिसीव्ड। अब पीसी रिसीव्ड पैसा रिसीव करना है। संगम लिमिटेड को हमने सारे एसेट सारी लाइबिलिटीज़ पूरा बिजनेस दे दिया, अब संगम लिमिटेड पैसा देगी। सो संगम लिमिटेड सरिता लिमिटेड, हम जब भी मैं हम वर्ड यूज़ करता हूँ दैट मीन्स सरिता लिमिटेड के लिए यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अब हम सरिता लिमिटेड के अकाउंट्स कर रहे हैं। सो सरिता लिमिटेड को पेमेंट रिसीव्ड हो रहा है। पेमेंट में क्या रिसीव्ड हुआ, एक तो इक्विटी शेयर्स रिसीव्ड हुए 18 लाख के, तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर्स अकाउंट डेबिट। अब ये इक्विटी शेयर्स किसे देंगे, तो अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे देंगे। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू संगम लिमिटेड, और दूसरी कैश रिसीव्ड हुआ है 1,80,000 का, सो कैश अकाउंट डेबिट टू संगम लिमिटेड अकाउंट। संगम लिमिटेड न्यू कंपनी अगर ओल्ड कंपनी को शेयर्स दे रही है तो ओल्ड कंपनी उन शेयर्स का क्या करेंगे, वो ओल्ड कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को शेयर्स दे देंगे। सो शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू संगम लिमिटेड एंड कैश अकाउंट डेबिट टू संगम लिमिटेड। अब इतना करने के बाद फाइनली हमें कैश अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करके इक्विटी शेयर होल्डर्स में ट्रांसफ़र करना है। रियलाइजेशन में हो सकता है इनको प्रॉफिट हुआ हो, ये भी हो सकता है इनको लॉस हुआ हो। प्रॉफिट होगा तो भी होल्डर्स का है, लॉस होगा तो भी शेयर होल्डर्स का है। सो यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड टोटल हुआ है ज़्यादा 23,97,200, और डेबिट साइड टोटल है
21,78,000। सो डिफरेंस बचा 2,18,000। ये जो डिफरेंस है ये ट्रांसफ़र बैलेंसिंग फिगर है। बैलेंसिंग फिगर ये यहाँ पर इनका प्रॉफिट हुआ है, रियलाइजेशन में से आप ब्रैकेट में लिख सकते हो प्रॉफिट। और मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया है, इसका मतलब है ये बैलेंसिंग फिगर है, ये आपको बुक में नहीं दिया हुआ है। प्रॉफिट हुआ 2,18,000। ये प्रॉफिट किसका होगा? तो प्रॉफिट हमेशा शेयर होल्डर्स का होता है। जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो शेयर होल्डर्स ले जाएंगे। अब सरिता लिमिटेड तो कंपनी तो बंद हो रही है, सो सरिता लिमिटेड का जो बचा हुआ कैश बैलेंस है वो भी होल्डर्स ले जाएंगे। सो एंट्री होगी इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर कैश अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा, संगम लिमिटेड का अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा और साथ में जो शेयर होल्डर्स का अकाउंट है वो टैली हो जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, कैश अकाउंट क्लोज हो जाएगा, संगम लिमिटेड का अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा एंड फाइनली जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो हमारे टैली हो जाने चाहिए। सो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमने पहले तो न्यू कंपनी की बैलेंस शीट बनाई एंड देन ओल्ड कंपनीज के सारे डिसॉल्यूशन प्रोसीजर्स किए। सो अब मैं आपको हर एक पेज 5 सेकेंड्स के लिए दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लेक्चर को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। सो आइए सबसे पहले मैं आपको नेट एसेट्स एंड परचेज कंसीडरेशन दे रहा हूं। यह है सागर लिमिटेड के नेट एसेट्स एंड परचेज कंसीडरेशन। उसके बाद सेकंड पेज पर ये हैं सरिता लिमिटेड के नेट एसेट्स एंड परचेज कंसीडरेशन। नाउ थर्ड पेज पर हमने किए हैं इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी संगम लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। देन फोर्थ पेज पर हमने किए हैं बाकी की जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ संगम लिमिटेड। फिफ्थ पेज पर बैलेंस शीट बनाई है, लेकिन आपको ये बैलेंस शीट नहीं करनी है। आपको मैं बैलेंस शीट बता दूं, ये बैलेंस शीट कॉपी करनी है। कौन सी? पहले बैलेंस शीट ऑफ संगम लिमिटेड में लायबिलिटीज लिखनी है आपको और उसके नीचे एसेट्स लिखने हैं। और ये है एसेट्स ऑफ संगम लिमिटेड। इतना करने के बाद अब हम सरिता लिमिटेड के बुक्स में डिसॉल्यूशन प्रोसीजर समझेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमने बनाया है यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट। देन हमने इन द बुक्स ऑफ सरिता लिमिटेड बनाया है इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, कैश अकाउंट एंड संगम लिमिटेड्स अकाउंट। उसके बाद ये मैंने आपको पूरे पॉइंट्स समझाए हैं, जहां पर पीसी ट्रांसफर किया, पीसी ड्यू, पीसी रिसीव्ड, पीसी डिस्ट्रीब्यूटेड। Then any assets to be sold, any liabilities to be paid and dissolution expenses। ये हमें स्टेप्स में करना होता है। ये पॉइंट्स यहाँ पर नहीं दिए हुए थे। और ये मैंने आपको एडिशनल करवाया है जर्नल एंट्रीज। ये क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मैंने एडिशनल करवाई है।
जैसे कि पीसी ड्यू, तो पीसी ड्यू की एंट्री क्या होगी? संगम कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। देन पीसी रिसीव्ड, तो पीसी रिसीव्ड की एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर्स ऑफ संगम लिमिटेड टू कैश अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर्स ऑफ संगम लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू संगम लिमिटेड। ये देखिए यहाँ पर इसका अकाउंट भी हमने बनाया है। सो ये जर्नल एंट्रीज जो हैं वो मैंने आपको एक्स्ट्रा करवाई हैं, जर्नल एंट्रीज क्वेश्चन में पूछी नहीं हुई हैं। देन पीसी डिस्ट्रीब्यूट किया तो कैसे किया? इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स ऑफ संगम लिमिटेड। एसेट सोल्ड का मैंने आपको बताया, कोई भी पॉइंट नहीं दिया हुआ था, अगर दिया हुआ होता तो एंट्री करते कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये यहाँ पर जो स्टेप है, एनी एसेट्स टू बी सोल्ड, एनी लाइबिलिटीज टू बी पेड, सो उसके लिए जर्नल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ था। एंड फाइनली डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड किए हैं, सो इसके इस एंट्री की ज़रूरत नहीं है, ये एंट्री आप रिमूव कर दीजिए यहाँ से, ठीक है। सो ये एंट्रीज जो थी ये मैंने आपको एक्स्ट्रा करवाई है, ये क्वेश्चन में पूछी नहीं हुई है, लेकिन ये एंट्रीज है इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी सरिता लिमिटेड। ये जर्नल एंट्रीज मैं यहाँ पर आपको लिखवा देता हूँ, ये जर्नल एंट्रीज हैं, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सरिता लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ सरिता लिमिटेड, दैट मीन्स ओल्ड कंपनी के बुक्स में जर्नल एंट्री कैसे करेंगे वो किया है। और ये है जो मैंने आपको बैंक बैलेंस एक्सप्लेन किया कि बैंक बैलेंस 9,42,600 रुपीज़ कैसे आया इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी। सो थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, आपको ध्यान से समझना है, खास करके TY BCom के स्टूडेंट्स, ग्रेट स्टूडेंट्स लास्ट डेज में, लास्ट 2 दिन 5 दिन पढ़े होते हैं तब अपना स्टडी स्टार्ट करते हैं, और ऐसे सम्स अगर आपको करने हैं तो आपको बहुत पहले से स्टार्ट करना पड़ता है। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये लेक्चर पूरा हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और कुछ सम्स करवाऊँगा सेम चैप्टर के अमालगमेशन के। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।